डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पवन वासनीवाल आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज अपन बात करेंगे आपके एक मॉडल पेपर की जो आपने बहुत दिनों से आपको इंतजार था। ये मॉडल पेपर है आपका कौन सा, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ये फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन से सेमेस्टर की बात है? दैट इज सेकंड सेमेस्टर, जिसका आपका कोड मिलेगा BP202T। हालांकि ये अपन बात कर रहे हैं फार्मेसी के सब्जेक्ट की, लेकिन जहां पर मेरा विश्वास है, जहां पर भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड यदि क्वेश्चन पेपर्स की बात करेंगे तो क्वेश्चंस की बात करेंगे तो मैं उन सभी को इंक्लूड करते हुए जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सबको मैं डिस्कस करने वाला हूं। आइडियल या मॉडल किसके लिए है? ये बी फार्मेसी के लिए है, बैचलर ऑफ फार्मेसी। ओके, अब अपन बात करेंगे यहाँ बी फार्म की बात करेंगे तो आपको यहाँ पता होगा 3 सेक्शन आते हैं एज पर सिलेबस, ए, बी और सी। तो हम शुरुआत करते हैं हमारे ए सेक्शन की, जिसमें आपको सारे के सारे क्वेश्चंस करने होते हैं। यहाँ पे 10 क्वेश्चंस हैं और 2 क्वेश्चन एक होगा और इस तरह से 20 मार्क्स का क्वेश्चन होंगे ये। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन है, दूसरा एक ही क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है और चौथे क्वेश्चन में अगेन 2 क्वेश्चन है। इस तरह से यहाँ पे 10 क्वेश्चन होंगे। तो देखिएगा राइट स्ट्रक्चर एंड यूजेज, तो देखिएगा यहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट में आंसर करना है क्योंकि ये बिल्कुल। तो पहला है फॉर्मेल्डिहाइड, दूसरा वेनालिन, तीसरा हेक्सामीन एंड चौथा एम्फिटामीन एंड पांचवा क्लोरोब्यूटेनॉल। ओके, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इन सभी की आपको स्ट्रक्चर लिखनी है और यूज लिखना है। ओके, तो ये हो गया। दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन बनता है नेक्स्ट, दैट इज राइट सैचजेव रूल। मतलब सैचजेव रूल क्या होता है, इसको सिंपल डेफिनेशन के हिसाब से मतलब लगभग 20 वर्ड्स में ही लिखना है। डोंट गो फॉर सब्जेक्टिव आंसर और डिस्क्रिप्टिव। ओके, फिर उसके बाद में ध्यान दीजिएगा डिफाइन फॉलोइंग टर्म्स। देखिएगा पहला एनेंशियोमर्स एंड दूसरा है कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म। अगेन यहाँ पे आपको सिंपल डेफिनेशन लिखनी है, ज्यादा से ज्यादा आप एक एक एग्जांपल दे सकते हैं, इससे ज्यादा आगे मत बढ़ना, नहीं तो अपन को पूरा टाइम नहीं मिलेगा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। और ये इन क्वेश्चंस का वेटेज यही इतना ही है, 2-2 नंबर के सवाल है। ओके, फिर उसके बाद में क्वेश्चन नेक्स्ट के हैं राइट 2 क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर ईच। मतलब इसका ये है कि अल्कोहल के लिए हम 2 टेस्ट लिखने हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हमें 2 टेस्ट लिखने हैं। इस तरह से आपको यहाँ पे 2-2 टेस्ट लिखने हैं कि कौन कौन से टेस्ट होते हैं, उसका क्या मतलब आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है। ओके, फिर आता है सेक्शन बी। आपको सेक्शन ए में सारे के सारे क्वेश्चन करने थे, देयर इज नो ऑप्शन और नो चॉइस फॉर यू। लेकिन यहाँ पे सेक्शन बी में आपको 7 क्वेश्चन करने हैं और हर क्वेश्चन 5 नंबर का है। इस तरह से यहाँ पे 35 मार्क्स का आपको अवेलेबिलिटी रहेगी। तो देखिएगा यहाँ पे मैं आपको 10 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ, जिसमें आपको चॉइस है 7 क्वेश्चन करने की ही। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ध्यान दीजिएगा, आपको जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन है वो आपको इस तरह से फ्लो डायग्राम टाइप में बनाना है। वो दैट इज वेरी गुड प्रेजेंटेशन। और उसके बाद में साथ में उनको क्या करेंगे, इंडिविजुअल लेके उनका नाम लिख के उसका एग्जांपल लेते हुए उसको क्लास उनको डिस्क्राइब करना है। ओके, ये तो हो गया इसका। फिर उसके बाद में हाँ ध्यान रहे, इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है उसकी शुरुआत में डेफिनेशन लिखना ना भूलें। फिर उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है डिस्कस इन डिटेल कार्बोकैटायंस। ध्यान देना, इसको आपको आंसर कैसे करना वो बता देता हूं। कार्बोकैटायन की सबसे पहले डेफिनेशन लिखना है, उसका जनरल स्ट्रक्चर लिखना है, उसकी क्या क्या करैक्टर होते हैं वो लिखना है। उसके बाद में उसकी डिटेल रिएक्टिविटी बतानी है, स्टेबिलिटी बतानी है, साथ में रीअरेंजमेंट बताना। ये सारी चीज लिखोगे तभी आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। तो ध्यान रहे, यहाँ पे एग्जामिनर ने आपको कुछ नहीं बताया, सिर्फ कार्बोकैटायन पूछा है, तो वहां पे क्वेश्चन दूसरे
दूसरा तरीके से पूछ सकता है, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन पूछ सकता है, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन पूछ सकता है। तो यहाँ पे सभी का आंसर आप एक जैसा ही लिखेंगे तो भी आपको आंसर करेक्ट रहेगा और पूरे नंबर मिलेंगे। फिर नेक्स्ट आता है क्वेश्चन दैट इज एक्सप्लेन मार्कोनिक ऑफ ओरिएंटेशन। देखिएगा मार्कोनिक ऑफ ओरिएंटेशन, इस वाले क्वेश्चन को आपको आंसर कैसे करना है। सबसे पहले मार्कोनिक ऑफ रूल आपको डिफाइन करना है, उसको एक्सप्लेन करना है, उसके बाद में उसका एग्जांपल लेना है, एग्जांपल लेके मार्कोनिक ऑफ रूल को डिटेल एक्सप्लेन करना है विद सुटेबल एग्जांपल, तभी आपको उसका परफेक्ट आंसर बैठेगा और तभी परफेक्ट प्रेजेंटेशन होगा और आपको पूरे नंबर मिलने की गुंजाइश रहेगी। ओके, फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा 4th रहेगा, दैट इज गिव डिफरेंस इन बिटवीन E1 वर्सेस E2 रिएक्शंस। तो देखिएगा E1 रिएक्शन और E2 रिएक्शन में दोनों में डिफरेंस यदि इसको आप टेबुलर फॉर्म में देंगे, इवन दो एग्जांपल और किस तरह की फैक्टर अफेक्टिंग भी इसमें इंक्लूड करना है दोनों को, तो यहाँ पे करीबन तो 10-12 आपके जो डिफरेंस है वो पूरे के पूरे आप इसमें इंक्लूड करेंगे तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ओके, फिर क्वेश्चन नेक्स्ट 5 नंबर, राइट शॉर्ट नोट ऑन एल्डोल कंडेंसेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिएगा एल्डोल कंडेंसेशन आपको एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर से है। पहले आपको सबसे पहले डेफिनेशन लिखना, इसका मैकेनिज्म लिखना, इसके टाइप्स लिखने, इसके जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो लिखना है, इसकी कंडीशन लिखनी है। यदि एल्डोल कंडेंसेशन वाले प्रोडक्ट को हम दूसरी कंडीशन में ट्रीट करते तो क्या हो जाता है, ये सारी चीज आपको लिखनी है तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ओके, इंक्लूडिंग एप्लीकेशन आल्सो। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 6 दैट इज अगेन एक्सप्लेन बेसिसिटी एंड क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर एलिफेटिक एमीन्स। देखिएगा एलिफेटिक एमीन जहां पे नाइट्रोजन होता है बेसिक नेचर होता है, तो शुरुआत आंसर कैसे करनी है, आपको एलिफेटिक एमीन की डेफिनेशन लिखनी है, उसका जनरल स्ट्रक्चर बनाना है, जनरल स्ट्रक्चर में आपको उसका लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाना है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से उसका बेसिक नेचर होता है। फिर वहां पे आपको कौन कौन से फैक्टर बेसिसिटी को अफेक्ट करते हैं, उन सभी फैक्टर्स को आपको डिटेल एक्सप्लेन करना है और उसका एग्जांपल देना है। उसके बाद में उनका ऑर्डर बताना है कि किस तरह से ये ऑर्डर में रहता है, मतलब कौन सा एमीन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, कौन सा एमीन वीक रहेगा। ओके, तो इस तरह से आपको यहाँ पे रहेगा। साथ में नेक्स्ट इसमें सेक्शन रहेगा क्वालिटेटिव टेस्ट। तो इसके एमीन्स के, एलिफेटिक एमीन्स के कौन कौन से क्वालिटेटिव टेस्ट होते हैं, इनको शॉर्ट में आपको डिस्क्राइब करना है। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो देखिएगा डिस्कस स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइन्स। तो देखिएगा कॉन्जुगेटेड डाइन्स में आपको आंसर कैसे करना, पहले आपको कॉन्जुगेटेड डाइन्स की डेफिनेशन बतानी है, उसके बाद में कॉन्जुगेटेड डाइन्स का एग्जांपल बताना है, एग्जांपल के साथ में उसकी रेजोनेंस और डिफरेंट फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं वो आपको डिस्क्राइब करते हुए, एग्जांपल लेते हुए उसको डिस्क्राइब करना है, तब आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो इस तरह से आपको कॉन्जुगेटेड डाइन्स हो गया। नेक्स्ट आता है कौन सा, 8th क्वेश्चन, एक्सप्लेन रोल ऑफ ओजोनोलाइसिस इन द प्रेडिक्शन ऑफ एल्कीन स्ट्रक्चर। तो देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया है एग्जामिनर ने। यदि क्वेश्चन आता राइट शॉर्ट नोट ऑन ओजोनोलाइसिस तो भी आंसर सेम ही होता। कैसे क्या आंसर करना है मैं बता रहा हूं। सबसे पहले आपको ओजोनोलाइसिस की डेफिनेशन लिखना है, ओजोनोलाइसिस की डेफिनेशन लिख के फिर उसका एक रिएक्शन बताना है, रिएक्शन बता के उसका किस पे बताओगे, एल्कीन पे बताओगे, बट ओबीएस है, और उस पे आगे आप क्या करेंगे, उसका प्रोडक्ट बनाओगे। फिर उसके बाद में एक ओजोनोलाइसिस कौन कौन सी कंडीशन में होता है, कौन कौन से फैक्टर से अफेक्ट होता है, उसके बाद में आपको एग्जांपल लिखना है किस तरीके का, कि किस तरह से हम ऑन द बेसिस ऑफ ओजोनोलाइसिस हम किसी एल्कीन का स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करते हैं, वो आपको डिस्क्राइब करना है विद एग्जांपल, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9, राइट शॉर्ट नोट ऑन डाई एल्डर रिएक्शन एंड एलाइलिक रीअरेंजमेंट।
फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज बता दूं, ये कौन सी रिएक्शन या किससे रिलेटेड है, ये कॉन्जुगेटेड डाइईन से रिलेटेड सवाल है। तो डाइहेड्रल रिएक्शन क्या होता है, ये इसका पहले डेफिनेशन लिखना है, इसका एग्जांपल लेके इसका फिर उसके बाद में इसको आपको क्या करना है, इसका एक्सप्लेन करना है एग्जांपल लेते हुए। फिर उसके बाद में एलाइलिक रीअरेंजमेंट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन और एग्जांपल देना, तभी आपका आंसर कंप्लीट होगा। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 10th आता है, देखिएगा, डिस्कस स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स एंड हाइब्रिडाइजेशन इन एल्कीन्स। फ्रेंड्स यहाँ पे एग्जामिनर ने दो क्वेश्चन पूछ रहा है। दो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पहला तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स क्या होती है, मतलब एल्कीन को स्टेबलाइज करने के कौन कौन से फैक्टर है, किन किन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करती है और ये इतनी स्टेबल क्यों होती है, और यदि इनकी अनस्टेबिलिटी होती है तो किस वजह से होती है, एक तो आपको ये डिस्कस करना है। ओके, मींस शुरुआत में आपको सबसे पहले एल्कीन की डेफिनेशन लिखते हुए उसकी स्ट्रक्चर, जनरल स्ट्रक्चर, और उसके बाद में उसके फैक्टर्स आपको एनालिस्ट करके उसको डिस्क्राइब करना है। सिमिलरली आपको एल्केन्स में, एल्केन कौन सी होती है, सिंगल बॉन्ड वाले एल्केन्स होती है, वो स्टेबल ज्यादा क्यों होती है, और उसी को देते हुए उसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, आपको पता होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो इस तरह से sp3 हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से होता है, किस तरह से रोल प्ले करता है इनकी स्टेबिलिटी को, ये पूरा आपको डिस्क्राइब करना है, तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा 10th वाला। ओके, तो यहाँ पे 1 से 10 क्वेश्चंस में आपको 7 क्वेश्चन ही करने होते हैं, तो इन चीजों को आप ध्यान रखिएगा, इन क्वेश्चंस को आप जरूर याद कर लीजिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। ओके, नाउ फ्रेंड्स, अब अपन बात करते हैं थर्ड सेक्शन की। थर्ड सेक्शन दैट इज डिस्क्रिप्टिव है होगा और लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पर भी आपके पास ऑप्शन रहेंगे, मतलब यहाँ पे 3 क्वेश्चंस है, एक क्वेश्चन 10 नंबर का होगा और आपको 2 ही क्वेश्चन करने, इस तरह से ये 20 मार्क्स का सेक्शन होगा, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, पहले 20 फिर 35 और 20, इस तरह से आपका जो क्वेश्चन पेपर है 75 मार्क्स का है। ओके, तो पहला क्वेश्चन है इस सेक्शन का, देखिएगा, एक्सप्लेन इन डिटेल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन रेस्पेक्ट टू देयर काइनेटिक्स, order of reactivity of alkyl halide, give structure and usage of iodoform and ethyl chloride। ओके, तो इसका आपको आंसर कैसे करना है, देखिएगा, सबसे पहले आपको न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन जो है उस रिएक्शन का आपको डेफिनेशन लिखना है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है उसका डेफिनेशन लिखना है। सबसे पहले डेफिनेशन लिख के आपको उसका टाइप्स बताने हैं। टाइप्स क्या आपको पता होगा, टाइप्स आपको ध्यान है, SN1 और SN2, SN2 रिएक्शन होती थी, याद करना। और फिर उसके बाद में उनका आपको डिटेल दोनों का, आपको यहाँ पे डिटेल दोनों का ही बताना है, और साथ में आपको दोनों का बताने के बाद में उनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर और काइनेटिक्स आप साथ में बता देंगे, और रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको दोनों का साथ में बताना है। रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है, मतलब कौन सा एल्काइल हैलाइड कौन सी रिएक्शन के लिए ज्यादा फेवर करेगा, ये सारी चीज आपको कंप्लीट बताना है। और कौन कौन सा फैक्टर से SN1 फेवर करती है, SN2 कौन से फेवर करती है, उनके कैरेक्टर्स कौन कौन से होते हैं, एग्जांपल सहित आपको एक्सप्लेन करना है। और साथ में लास्ट में फिर ये तो हो गया आपका ये वाला बड़ा वाला पार्ट, फिर रहता है स्ट्रक्चर एंड यूज, मतलब आयोडोफॉर्म और इथाइल क्लोराइड, इन दोनों की आपको स्ट्रक्चर लिखनी है और उसका यूज बताना है इन दोनों का। ओके, तो तब आपका आंसर कंप्लीट होगा। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड है, दैट इज इस सेकंड क्वेश्चन के ए और बी 2 पार्ट है। तो देखिएगा, पहला पार्ट एक्सप्लेन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एंड रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल, बहुत सीधा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आता है डिस्कस बेंजोइन एंड पर्किन कंडेंसेशन। तो ध्यान दीजिएगा आंसर कैसे करना है। सबसे पहले आपका आंसर ए सेक्शन का बता रहा हूं मैं आपको। ए सेक्शन का आंसर करते टाइम देखिएगा, अल्कोहल क्या होता है पहले ये बताना है, अल्कोहल की मतलब डेफिनेशन शुरुआत करनी है, उसके बाद में उसकी प्रिपरेशंस कौन कौन सी होती है, प्रिपरेशन में मेथड्स कौन कौन से होते हैं, पहले लिस्टिंग करनी है, उसके बाद में उनको डिस्क्राइब करना है। ओके,
सिमिलरली फिर उसके बाद में उसकी रिएक्शंस आपको लिस्टिंग करनी है और लिस्टिंग करने के बाद में उसका डिस्क्राइब करना है। ओके, तब आपका इसका ये वाला पार्ट कंप्लीट होगा। सिमिलरली आपको ध्यान देना, दूसरा बी सेक्शन पे जाना है। बी सेक्शन में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होती है उसका डेफिनेशन लिखना है। डेफिनेशन लिखने के बाद में दोनों बेंजोइन कंडेंसेशन क्या होता है और पर्किन कंडेंसेशन क्या होता है, इनकी रिक्वायरमेंट और रिएक्शन कंडीशन दोनों लिखनी है। साथ में एग्जांपल देते हुए आपको एक्सप्लेन करना है और इसकी इनकी कोशिश करना, इनकी एप्लीकेशन मतलब कहां काम आता है ये जरूर लिखेंगे तो आपका 100% मेरा विश्वास है पूरे नंबर मिलेंगे। ओके, तो इस तरह से आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी अगेन दो आपके पास सेक्शन है, ए और बी। पहला है राइट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एंड रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा क्वेश्चन है देखिएगा, राइट स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ कौन सा, लैक्टिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, डाइमिथाइल थैलेट एंड एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। तो इस क्वेश्चन का आपको बड़ा स्मार्टली आंसर करना। देखना कैसे आंसर करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है इसकी डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन के बाद में इसकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन लिखनी है। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के बाद में इसकी रिएक्शंस लिखनी है। ओके, ये पार्ट तो यहां हो गया, तीन सेक्शन हो गए। उसके बाद में ये वाला पार्ट आपको लैक्टिक एसिड का सिंपल, आपको और कहीं पर भी नहीं जाना, सिंपल स्ट्रक्चर और उसका यूजेज लिख देना। दो दो तीन तीन यूज लिख दोगे काम बन जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास सामने 5 कंपाउंड है, पांचों कंपाउंड का आप क्या करेंगे, उसका स्ट्रक्चर लिखेंगे। लैक्टिक एसिड का हेडिंग डालेंगे, स्ट्रक्चर और यूज। टार्ट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर एंड यूज, सैलिसिलिक एसिड का स्ट्रक्चर एंड यूज, डाइमिथाइल थैलेट स्ट्रक्चर एंड यूज, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड स्ट्रक्चर एंड यूज। यदि स्ट्रक्चर एंड यूज वाला आप यदि क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो वहां एग्जामिनर के पास में मार्क्स को काटना या कम मार्क्स देने की गुंजाइश ही नहीं रहती। इसका मतलब इनमें ज्यादा नंबर आने की गुंजाइश रहती ही रहती है। तो कोशिश करना टू द पॉइंट आंसर करके मैक्सिमम नंबर स्कोर करने की कोशिश करना। तो इस तरह से हमारे पास पूरा का पूरा मॉडल पेपर अपन ने डिस्कस कर लिया है। यदि हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिएगा ताकि आपको एग्जाम में लिखने में कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि एग्जाम में आप लोगों को प्रॉब्लम ये आती है आंसर शुरुआत कैसे करें तब दिक्कत हो जाती है। थोड़ा सा पहले दिमाग में फ्रेम आउट कर लेना ताकि आपको आंसर अच्छे से लिख पाए। यहीं पे मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने पूरा वीडियो देखा। हो सके तो अपने फ्रेंड सर्किल और जूनियर सीनियर्स को भी इस चैनल के बारे में बताइए ताकि उनको भी इस चैनल का फायदा मिल सके, क्योंकि ये चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई कॉस्ट नहीं है। सभी वीडियो आपके लिए फ्रीली अवेलेबल है और क्योंकि हर सेमेस्टर के लिए कुछ न कुछ इस चैनल पे अवेलेबल है, हर सब्जेक्ट के बारे में अवेलेबल है। चाहे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहूं, चाहे थ्योरी वाला पार्ट कहूं, चाहे इमेजिनेशन या जो कहेंगे एनिमेशन है वो भी इसमें अवेलेबल है। तो कोशिश करना अपना टॉपिक ढूंढना, अपनी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट ढूंढना और उस पूरे प्लेलिस्ट को आप पूरा का पूरा देखिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। फिर भी यदि आपको कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके आंसर क्वेश्चंस का आंसर जरूर करूंगा। थैंक यू वंस अगेन।